हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के हमारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट तो हमने देखना है जो आपका लाइव टेलीकास्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया है कि सुप्रीम कोर्ट का लाइव टेलीकास्ट हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। और कौन से केसेस जो थे वो टेलीकास्ट हुए थे इनके बारे में समझेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा। मैंने टेलीग्राम पे भी जो लिंक है वो शेयर कर दिया था। उसके बाद आ जाता है जल दूत टू कैप्चर ग्राउंड वाटर। तो जल दूत ऐप के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर के लिए हमने इसको ऐप को बनाया है, इसको कल ही लॉन्च किया गया था और पीआईबी में भी हमने इसको जो है कवर किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस 2 के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा का जो केस था उसको रिजर्व कर लिया है, यानी कि उसका जो जजमेंट है वो डिसाइड हो गया है, लेकिन डिटेल जजमेंट अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो पब्लिश होगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले हफ्ते में ये जो जजमेंट है ये हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा और तब हम इसका डाइसेक्शन जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू जॉब क्रिएशन। तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे GS 3 का पार्ट है और बहुत ज़्यादा रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। पहले होता था कि अनएजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अब तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग एक रिलीफ है इसके अंदर, क्योंकि ये जो डाटा है ये हमें बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इंडिया में पोस्ट कोविड इंक्रीज़ हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम हमेशा से देखते आए हैं, जैसे चाइना में भी था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग थी तो इसीलिए वहाँ पर जॉब क्रिएशन जो थी वो ज़्यादा थी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे नंबर ऑफ़ पीपल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वाइट कॉलर से लेके ब्लू कॉलर हर तरह की जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के कारण से हमारी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा जनरेट हुई हैं, जबकि पहले सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता था, आपका एग्रीकल्चर का होता था। और उसके अंदर ज़्यादातर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं सर्विस सेक्टर का होता था। उसके बाद हमारा एक MCQ रहेगा और हमारा एक मेंस का क्वेश्चन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वट इज़ और आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, 2012 में आया था। तो इसके बारे में आपको बताना है। सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, एस्टैब्लिशिंग टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, TADF। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। तो आपको इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हम इसको वीडियो के अंत में आंसर को समझेंगे। अब फर्स्ट हमारा आ जाता है जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ यूट्यूब पे। तो इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 जजेस का बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे बैठा होता है। और यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं वो अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो स्ट्रीमिंग है वो हमें पता है 27 सितंबर को होनी थी, तो कल ये हुई थी। और मैंने इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे भी जो है वो भेज दिया था। तो जिन भी लोगों ने उसको देखा होगा वो इसको देख पाए होंगे, और जिनका रह गया था इसका मैं फिर से लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कह रहे हैं 8 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो देखा, प्रोसीडिंग्स को देखा। और काफ़ी ज़्यादा ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो 5 जजेस का बेंच है इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जो है वो बैठे थे। इसके अलावा डॉक्टर DY चंद्रचूड़, संजय कौशल एक्सेट्रा जो हैं वो बैठे थे। इन्होंने कई सारे केसेस के ऊपर जो सुनवाई थी वो की, और सारे के सारे जो केसेस थे वो आपके यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीम हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। जैसे कि आपका जो EWS कोटा का जिसका जो जजमेंट रिजर्व्ड है, शिवसेना का स्प्लिट हो रहा है उसके ऊपर, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो लॉयर बनने के लिए ज़रूरी होता है आफ्टर यू पास LLB। तो ये सारे के सारे जो केसेस थे इन पे सुनवाई जो थी वो की जा रही थी। तो ये इसीलिए एक हिस्टोरिकल डे जो है वो माना गया है। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, एंड साथ ही साथ जो आपका स्वप्निल त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में आपको आ सकता है, का जजमेंट था 2018 का, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्वप्निल त्रिपाठी वाला जजमेंट। तो इस केस के अंदर इसको कहा गया था कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट में आता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया था विद लाइव स्ट्रीमिंग। हमने ये भी देखा था कि सरकार की तरफ से इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो करी गई और बहुत ही अच्छे से जो है वो कंटिन्यूड ये रही थी।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो रहे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो वो भी आप जो हैं वो देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जलदूत ऐप। जलदूत ऐप को रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पूरा नाम है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो दोनों ही चीज़ों को ये इनकम्पास जो है अपने में करती है। ये ऑल अक्रॉस द नेशन जो है बनाई गई है, और इससे वाटर लेवल जो है वेल्स का वो मैनेज किया जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी कुएं हैं, वेल्स हैं, उन सभी के अंदर जो वाटर का स्तर है, पानी के लेवल जो हैं, उनको मेजर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इस ऐप के थ्रू जो है वो बनाया जाएगा। इसके अंदर जो रूरल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ग्राम रोजगार सहायक GRS, ग्राम रोजगार सहायक से। और वो जो है जाके हर एक वेल का जो स्तर है वो चेक करेंगे, प्री मानसून भी चेक करेंगे, बारिशों से पहले कितना स्तर है, फिर बारिशों के बाद यानी कि पोस्ट मानसून स्तर को भी वो जो है चेक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके मेजरमेंट्स के लोकेशंस हैं अलॉन्ग विद वाटर लेवल्स, वो सारा का सारा आपका कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस में चला जाएगा, जिससे कि हम प्लानिंग और अच्छे से कर पाएंगे किस तरीके से हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को बचा सकते हैं। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी इसमें कहीं ना कहीं मेजर जो है वो हो जाएगी। जो ग्राउंड वाटर डाटा आएगा उसके बाद वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स जो होते हैं, जो कि आपके महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या और डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, इन सब की भी बेटर एग्जीक्यूशन के अंदर हेल्प करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास एडिक्वेट डाटा होगा हर एक प्लेस का, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको टारगेट कर पाएंगे। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ग्राउंड वाटर है और अच्छे स्तर पे है, तो उसको उस स्कीम की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी शायद वहाँ पे हो जहाँ पे ग्राउंड वाटर या तो ख़त्म हो गया है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि जो किन्नू हैं उनकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो इतनी ख़राब हो गई है कि 75% तक प्रोडक्शन लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे फ्रूट्स के, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्हें भी अपना जो है एक्सपेंसेस को मीट करना है। तो उस तरह की सिचुएशन से हम यहाँ पे बच सकते हैं। प्लस दूसरा हमें फ़ायदा ये होगा कि ये आपको एक जोग्राफिकली प्लस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देगी कि प्री मानसून और पोस्ट मानसून क्या डिफरेंसेस आते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, तो वो भी हमें एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेजरली हम कहें तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें बेटर वाटर मैनेजमेंट की, बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ये रूरल एरियाज़ के लिए जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा हम जो वाटरशेड डेवलपमेंट, एफॉरेस्ट्रेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाएंगी। ग्राउंड वाटर कितना रिचार्ज हो रहा है डिफरेंट जगहों पे वो भी हमें पता चल जाएगा। और जहाँ पे क्रिटिकल लेवल से नीचे है वहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक कनाल्स के थ्रू या किसी और तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कोई प्लान बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं थिंक टैंक्स के थ्रू सोची जा पाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है जिससे कि हम चीज़ों को बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बेटर रॉ डाटा ले पाएंगे और बेटर उसके बाद प्लान्स बना पाएंगे, और नीड बेस्ड, बजाय कि एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हर एक पर्सन को देने के, एक नीड बेस्ड प्लान हर एक जगह के लिए बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू EWS रिजर्वेशन। तो इसका जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है। तो प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी आप कोई केस जो है वो फाइल करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर आपके रिप्लाई मांगा जाता है ऑपोजिट पार्टी से। उस रिप्लाई के बाद जो है आपको एक मौका दिया जाता है कि आप रीजॉइंडर कोई फाइल करना चाहते हैं, रेप्लिकेशन कोई फाइल करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपके एविडेंसेस के लिए लग जाता है, उसके बाद एविडेंसेस ऑफ ऑपोजिट पार्टी के लिए लग जाता है, एंड उसके बाद रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई कोर्ट मांगे तो, और अदरवाइज ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कर दिए जाते हैं। तो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स आपका जो है जजमेंट आना होता है। लेकिन कई जजमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत विस्तार में होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसके लिए टाइम जो है लग जाता है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि जजमेंट को आपने रिजर्व कर दिया, और उसका जो फैसला है आपको कम्युनिकेट किया जाता है बाद में जब जजमेंट आ जाता है। एंड उसके बाद डिक्री, जिसके अंदर आपका फाइनल डिसीजन कि ये अलाउ हुआ कि डिसमिस हुआ, वो आ जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। तो अब ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो गया है, पिटीशन हो गया है, एविडेंसेस हो गए हैं, एनेक्चर्स हो गए हैं, और सब कुछ हो चुका है, और अब जजमेंट जो है उससे रिजर्व कर दिया गया है। इसके बारे में ही ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इशू था विद रिस्पेक्ट टू ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो 10% दिया जा रहा है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बैकवर्डनेस की बात की गई थी वो सोशल बैकवर्डनेस की थी और ना कि कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, यानी कि गरीबी हटाने का तरीका नहीं है कि आप गरीब आदमी को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दें। ये एक सोशल बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए था ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। अब यहाँ पे जो है इन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसने 50% की जो सीलिंग है वो भी तोड़ दी है, क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन है इसको ईडब्ल्यूएस को मिला लें तो 40% सीट्स ही बचती हैं जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो पटिशनर्स का तर्क था, सरकार का तर्क था, वो ये था कि जो 40% बच रही है, ये जो 10% है ये भी जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं। ठीक है, तो ये जो 10% हमने काटा है जनरल कैटेगरी में से ही काटा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये 50% के लिमिट को नहीं तोड़ता। लेकिन जो पटिशनर्स के एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह से 60% लोग ऐसे लोगे सरकार के अंदर जो कि मेरिटोरियस ही नहीं है, यानी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, रादर मार्क्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर ऐसी रिजर्वेशन हो जहाँ पर चाहे जनरल कैटेगरी में है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अगर आपको मार्क्स जो है बराबर सिक्योर करने हैं, मतलब अगर सपोज करो 200 मार्क्स का पेपर है और मिनिमम पासिंग कट ऑफ 100 यहाँ पे है और 100 ही यहाँ पे है, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका जो रिजर्वेशन है वो इस तरीके से हो जाता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को ख़राब करने लग जाए, यानी कि जर्नल वाले को तो 100 लेने हैं लेकिन एसटी वाला 50 में पास हो रहा है, एसटी वाला 40 में पास हो रहा है, ओबीसी वाला 60 में पास हो रहा है, ईडब्ल्यूएस वाला 70 में पास हो रहा है, तो इट क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस 100 वाले को जितना आता है उतना इन लोगों को कभी भी नहीं आएगा। रादर ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसका भी बेनिफिट ले जाएंगे और कभी ना कभी इसके सीनियर बन जाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंशियल जो बेनिफिट्स हो जाते हैं सीनियरिटी के, वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं नागराज वाले जजमेंट में। कैचअप रूल था, अगर आपको याद हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने किया था पॉलिटी की क्लासेस में, कि कैचअप रूल अलग होता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी अलग होती है। तो उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो आ रही है। तो हम आखिर देश को किस तरह के आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है एक इरैशनल क्राइटेरिया बनता जा रहा है। और रादर जब बी आर अम्बेडकर ने भी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज नहीं किया था कि आप मार्क्स की कट ऑफ को इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट कर दें। उन्होंने जो किया था वो किया था रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि इलेक्शंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी, या फिर एजुकेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी। जॉब्स के अंदर इस तरह से कट ऑफ डिफरेंट रख के देने की बात नहीं थी। जॉब्स के अंदर अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो आप सेम कट ऑफ रखिए सभी कैटेगरीज के लिए, और उसके बाद जो बच्चा उसको नहीं क्रैक कर पा रहा वो वाली सीट्स आप खाली छोड़ सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम कोई कर देगा। अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई इस रिजर्व कैटेगरी में से फिर 100 नंबर ले आता है तो उसको जनरल की सीट दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60% रिजर्वेशन वैसे गई, और अगर कोई मेरिटोरियस पर्सन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी और कैटेगरी में, तो उसको भी जनरल की सीट दे देते हैं। तो इफेक्टिवली कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 20 से 25% से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए नहीं बचती कोई भी सीट्स। तो ये हाईली जो है मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है पटिशनर्स की तरफ से। तो अब देखना है कि इसके ऊपर जो डिटेल जजमेंट है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। जब वो आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, GS3 का पार्ट है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पे बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, और वो ये है कि जो जॉब्स हैं हमारी इस बार वो बड़ी हैं। तो पोस्ट हमने देखा था कोविड के अंदर बहुत सारे जॉब लॉसेस जो हैं लोगों को फेस करने पड़े, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानी में आ गए थे। लेकिन उसके बाद हमारा जो सरकार है कहीं ना कहीं उसने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए और जो राइज है हमें जॉब्स के अंदर वो देखने को मिला, बोथ इन सर्विस सेक्टर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन हम हमेशा से जानते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट होती जितनी कि मैन्युफैक्चरिंग में होती है, और इसीलिए जब से आप कह सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इनका जो टारगेट है वो यही है कि मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, किसी भी तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो इंक्रीज़ करना है, जिसके लिए डिफरेंट स्कीम्स भी जो हैं वो लाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही हमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स मिली हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर 2 क्वार्टर्स की बात करें तो 3.14 करोड़ और 3.18 करोड़, तो ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ के करीब जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जनरेट कर पाया है। इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपने छोटी से छोटी चीज़ भी बनानी है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आपको ना केवल प्लांट लगाना होता है
बल्कि ब्लू कॉलर से लेकर के वाइट कॉलर तक हर तरह के जॉब्स को जो है, हर तरह के लोगों को जो है नौकरी देनी होती है, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, सफाई वाला भी चाहिए, मशीन ऑपरेटर भी चाहिए, फिर आपको अकाउंटेंट भी चाहिए कंप्यूटराइजेशन के लिए, उसके अलावा आपके जो इंजीनियर्स हैं वो चाहिए आपको मशीन को जो है रीवैम्प करने के लिए या आपकी नेसेसिटी के हिसाब से करने के लिए। उसके अलावा आपको टेक्नीशियंस चाहिए जो वो काम करेंगे, उसके बाद आपको पैकेजिंग वाले लोग चाहिए, उसके बाद आपको मार्केटिंग वाले लोग चाहिए। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग ने ज़्यादा जॉब जो है क्रिएट की हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये सक्सेस है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छी ग्रोथ रेट को देख पा रहे हैं। और इंडिया को अगर हम आगे चल के इस अपॉर्चुनिटी को ट्रैप करते हैं और चाइना को पछाड़ के मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी जीडीपी में भी राइज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें निकल के आएंगे। अब जैसे चाइना के अंदर स्लो डाउन चल रहा है और वहाँ से बहुत सारी कंपनीज जो हैं एग्जिट आउट होना चाहती हैं, एक वहाँ पे मिलिट्री कू की भी बात चल रही है, तो उसके कारण भी काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी होंगी जो सोचेंगी कि हम चाइना से एग्जिट हो जाएं। तो वो सारी की सारी जो वहाँ से एग्जिट चीज़ें होंगी वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट करेंगी। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि इसका सर्वे करता कौन है। ये करता है AQEES, यानी कि ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इस सर्वे के अंदर ये जो डाटा है ये निकल के आया है, और इनके अलावा 38.5% जो लोग हैं वो जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट आप कहेंगे, मतलब इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आई है। इसके अलावा जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है जो लेबर की, उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3.18 करोड़ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है वो नौकरी मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आप कह सकते हैं हमारे इंडिया के लिए है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द डे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे इंडिया की सरकार ने कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई हुई हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट था सेटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। उसके बाद बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो बेसिकली आपके ईज़ ऑफ बिजनेस को भी बढ़ाती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाती है। और उसके बाद एस्टैब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, TADF। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। तो अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो इंडिया की एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है जो कि 2011 में आई थी। तो फर्स्ट स्कीम तो उसी के अंदर डायरेक्टली आ जाती है कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी करेक्ट, तो इसको रेड से मार्क कर लेते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोवाइडिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो ऑफकोर्स जब आपको किसी भी तरह से रेड टेपिज्म को ख़त्म करना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो बढ़ाना है, तो उस टाइम पे आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देनी है। तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। और अब आ जाती है थर्ड स्टेटमेंट, इसके अंदर टेक्नोलॉजी एक्विजिशन और डेवलपमेंट फंड TADF को बनाना। तो ये भी आपकी जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2011 की, उसके अंदर क्रिएट किया गया था। तो ये भी है करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। तो थर्ड D हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए और MSME ग्रोथ में। देखिए लार्ज स्केल पे हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर मीडियम को स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस पे स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो उससे भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो हो सकती है। तो एंड मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, और अगर बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या आपका बिजनेस आइडिया है, राइट। तो अगर आप एक बिज़नेस अच्छा बना लेते हैं, आप उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, GST नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद आप उसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाते हैं, तो नेचुरली आपके पास इन्वेस्टर्स जो हैं वो आने लगेंगे। जैसे शार्क टैंक पे हम देखते हैं इन्वेस्टर्स मांगते हैं लोग, तो आपके पास सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा तो आपको फंडिंग मिलेगी, आपको फंडिंग मिलेगी तो आप उससे और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और देश का GDP भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आज का मीन्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन। मीन्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से रिलेटेड। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट जो है अभी भी लगाई जाती है। हालांकि बहुत सारे देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया है ये कहकर कि ये इनह्यूमन है, लेकिन इंडिया में जब भी बात होती है या सुप्रीम कोर्ट जब भी इस पे आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिया अभी इतना मेच्योर नहीं है कि हम डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर सकें। और फिर आ जाता है मोड ऑफ डेथ पेनल्टी
कि फांसी से देना, और कई देशों में इलेक्ट्रिक्यूशन होता है। फ्रांस में पुराने टाइम में गला काटा जाता था, गुइलोटीन जो ऊपर से गला काटने वाला चलाया जाता था, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से डेथ पेनल्टी दी जाती थी। तो उसमें भी कहा जाता है कि जो फांसी की सज़ा है ये काफ़ी ज़्यादा लेस पेनफुल होती है, क्योंकि एक झटके में आपकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और बंदा जो है वो मर जाता है। जो थोड़ा बहुत तड़पन होती है वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर किसी को गोली लगे और वो ना मरे, या फिर इलेक्ट्रिक्यूशन में वो ना मरे, वो तड़पता है, तो वो ज़्यादा तड़पता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी बाय मोड ऑफ हैंगिंग बाय नेक इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ किलिंग अ पर्सन विद लीस्ट पेन। अब बाकी एक्चुअल चीज़ जो है वो तो डाटा ही बता सकते हैं, और ऑफ कोर्स पर्सन तो मर गया है तो वो तो अपने आप को बता नहीं सकता कि कितना पेन मुझे किस पेनल्टी में हुआ था। तो अब इससे रिलेटेड आती है प्रेसिडेंट की पावर्स। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट की पावर आती है कि वो कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंसेस को, यानी कि डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकता है लाइफ इन प्रिजन में, कि आप सारी उम्र जो है जेल में सड़ोगे, लेकिन आपकी डेथ पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको पिटीशन के पास प्रेसिडेंट के पास एक पिटीशन जो है वो लगानी होती है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इंस्टांसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस हैज बिकम अंडर public debate as a denial of justice. Should there be a time specified for the president to accept or reject such petition? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डेथ पेनल्टी उनको ऑर्डर कर दिया गया है लोअर कोर्ट से, अपहेल्ड हो गया हाई कोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने जो है अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं डेथ देनी है। अब उसके बाद वो पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट के पास अर्जी लगा देता है कि जी मेरे को माफ़ कर दो और मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, डिले करते रहते हैं, या उनको मौका नहीं मिलता, और कई कई सालों तक वो जो पटिशन है वो लंबित पड़ी रहती हैं। तो क्या वहाँ पे एक प्रेसिडेंट साहब के ऊपर टाइम लिमिट लगानी चाहिए कि वो कितने दिनों के अंदर इसका फैसला जो है वो सुनाएं, ताकि उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। वरना आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी पिटीशंस पेंडिंग हैं, और वो डेली इस उम्मीद में जो है जागते हैं कि आज, डेली इस डर में जागते हैं कि कहीं आज मुझे मार ना दिया जाए, मुझे आज फांसी ना हो जाए। तो उनकी जो मेंटल हालत है, जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मेंटल स्कार है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या हमें उन लोगों के लिए नहीं सोचना चाहिए? तो ये आपको आंसर जो है एनालाइज करना है। मैंने आपको फॉर्डर पॉइंट सारे बता दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, एंड आई विल रिव्यू योर आंसर। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।